Very good morning, dear students. So we are continuing today. We are continuing with our topic, with our lesson from trade to territory. And in the last video, as we have studied about Battle of Buxar and what happened after Battle of Buxar and Battle of Plassey, Diwani rights were got to Britishers. Okay, these things we have studied. Now today we will cover the three topics. The company officials became nabobs. And the next subtopic, company rule expands, then Sultan, the tiger of Mysore. These three topics we will cover today. So let's start with this part. The company officials become nabobs. So yes, it is nabobs is written, and what is it is the Anglicized, or we can say English version of the नवाब्स. जो नवाब्स का इंग्लिश वर्जन था वो कहलाता है नवाब्स. और यहाँ पर यह है कि जो कंपनी के ऑफिशियल्स थे, जो ऑफिसर्स वगैरह थे कंपनी के, वो क्या हो गए, वो नवाब्स बन गए या फिर नवाब्स की तरह वो बन गए. कैसे? उनको क्या मिल गई, बहुत ज्यादा उनको क्या मिल गई, पावर एंड ऑथोरिटी मिल गई. एंड दे स्टार्टेड लाइक द नवाब्स, मतलब वो काफी लग्जरियस लाइफ जीने लगे. नाउ व्हाट हैपेंस आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी? जो एक्चुअल नवाब्स थे बंगाल के, एक्चुअल नवाब्स ऑफ बंगाल जो थे, उनको क्या करना पड़ा, बहुत सारा लैंड एंड अदर देन लैंड वास्ट सम ऑफ मनी, बहुत सारा पैसा और लैंड क्या करना पड़ा, ब्रिटिशर्स को एज अ गिफ्ट देना पड़ा आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी. बैटल ऑफ प्लासी के बाद जो एक्चुअल नवाब्स थे बंगाल के, उनको बहुत सारा लैंड प्लस में मनी ब्रिटिशर्स को या कंपनी को देना पड़ा एज अ गिफ्ट. एंड इसका हम थोड़ा सा एग्जांपल भी देखेंगे. रॉबर्ट क्लिफ जो थे, रॉबर्ट क्लिफ ने बहुत वेल्थ क्रिएट यहाँ पर कर लिया था, बहुत फॉर्चून यहाँ पर क्रिएट कर लिया था. वो जब मद्रास में आए, अब चेन्नई बोला जाता है, इंग्लैंड से, तो वो आए थे 1743 में एंड ही वाज जस्ट ऑफ 18 इयर्स. और 1767 तक उनके पास जो टोटल वेल्थ अटेन की थी उन्होंने, वो हो गई थी 4,01,102 पाउंड्स. जब उनके पास इतनी ज़्यादा वेल्थ इकट्ठी हो गई तो उन पर क्वेश्चंस भी किए गए. और जब उनको अपॉइंट किया गया था गवर्नर ऑफ बंगाल इन 1764 में उनको गवर्नर ऑफ बंगाल बताया गया था और बनाया गया था. और बनाया इसलिए गया था ताकि वो क्रॉस चेक करे सब कुछ और उनको करप्शन को रिमूव करें, भ्रष्टाचार को रिमूव करें. लेकिन जब बाद में क्या होता है, इनके ऊपर केस चलता है ब्रिटेन में, और क्योंकि उनके पास ही बहुत सारा वेल्थ इकट्ठा हो जाता है, और फाइनली जब इनको दोषी पाया जाता है तो ये 1774 में सुसाइड कर लेते हैं. तो दिस वी हैव स्टडीड अबाउट हाउ द slowly the various officials of Britain और in the company attain wealth. लेकिन सारे के सारे जो ऑफिशियल्स थे, ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे, वो ऐसे नहीं थे. कुछ जो थे वो ऑनेस्ट ऑफिशियल्स भी थे, कुछ ऐसे थे जिन्होंने नॉर्मल लेवल का वेल्थ यहाँ से अर्न किया एंड दे अगेन वेंट टू ब्रिटेन. ओके, तो ऑल वर नॉट करप्ट. और कुछ ऐसे भी थे जो यहाँ पर आए लेकिन बहुत जल्दी उन लोगों की डेथ हो गई वॉर की वजह से या फिर डिजीजेस वगैरह की वजह से. ओके, बिकॉज डिजीजेस उस टाइम में काफ़ी होती थी, कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होता था जितना मेडिकल फैसिलिटीज आज है. तो कुछ ऐसे थे जिनकी आने के बाद यहाँ पर वॉर या डिजीज की वजह से डेथ हो गई. कुछ ऐसे थे जो धीरे धीरे क्या होने लगे, यहाँ पर क्लाइमेटिक कंडीशंस में सूट नहीं हुए, उस वजह से डेथ हो गई. कुछ काफी सक्सेसफुली मनी यहाँ पर उन्होंने कैप्चर किया, और कुछ ऐसे थे जो नॉर्मल वेल्थ यहाँ पर अर्न करने के बाद में वापस ब्रिटेन चले गए. तो जब कुछ लोग वापस यहाँ वहां पर गए तो जो नवाब्स बोलकर उनका कई बार क्या होता था, मजाक उड़ाया जाता, क्योंकि वहां के लोग नवाब्स नहीं बोल पाते थे, वो नवाब्स बोला करते थे. तो ये वेस्टर्न वर्जन है नवाब का, और कई बार यहाँ से जो लोग चले गया उनको मजाक उड़ाया जाता था. किस लिए?
कि देखो ये है, ये जो लोग हैं उनका कार्टून्स के थ्रू या प्लेस के थ्रू कि दीज आर द नवाब्स, इस तरह से उनका मजाक बनाया जाता था। नाउ वी विल सी दिस टॉपिक कंपनी रूल एक्सपेंड। कंपनी रूल कैसे कैसे एक्सपेंड होता है इसमें हम वो देखेंगे। तो कंपनी रूल को एक्सपेंड करने के लिए ब्रिटिशर्स ने क्या किया, बहुत अलग अलग तरह की पॉलिसीज इनिशिएट की, बहुत अलग अलग तरह की सिस्टम वो लेकर आए। जैसे अगर हम बात करें, कुछ कई जगह पर उन्होंने क्या किया, कन्फ्रंट किया, मतलब लड़ाई की, फाइट की। कुछ जगह पे उन्होंने बस चालाकी से, ठीक है, इस तरीके से अपनी बातों से क्या कर लिया, वहां पर टेरिटरी को कैप्चर कर लिया, रूल स्टार्ट कर दिया। कुछ जगह पे उन्होंने पॉलिसी स्टार्ट की, जैसे पॉलिसी ऑफ सब्सिडायरी अलायंस, वी विल सी ऑल दिस इन डिटेल, पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटेसी और पॉलिसी ऑफ वी कैन से डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। तो अलग अलग जगह पे, कई जगह पे उन्होंने वॉर भी किए। तो हमेशा ऐसा नहीं था कि ब्रिटिशर्स ने कहीं पर वॉर नहीं किए। ब्रिटिशर्स ने कुछ जगह पर वॉर करके अपने रूल को एक्सपेंड किया, कुछ जगह पे पॉलिसीज के थ्रू। कैसे पॉलिसीज, पॉलिसी ऑफ सब्सिडायरी अलायंस, या फिर पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटेसी, या फिर पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, या फिर डायरेक्टली कन्फ्रंट, वॉर वगैरह करके भी उन्होंने क्या किया, टेरिटरीज को और अपने रूल को कैप्चर किया, एक्सटेंड किया। सो लेट्स सी इन डिटेल नाउ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें देखेंगे फ्रॉम 1757 से लेकर 1857 ये जो 100 इयर्स का पीरियड है, इसमें जो ब्रिटिशर्स थे या कंपनी थी, उन्होंने बहुत ज्यादा एक्सटेंड किया अपने रूल को। कैसे किया, 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुआ था, जो कि उनका फर्स्ट विक्ट्री था, और 1857 में रिवॉल्ट जो हुआ था, दैट इज वेरी फेमस। तो इस पीरियड में बहुत टेरिटरी एक्सटेंड की। कैसे की उन्होंने, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक मेथड्स के थ्रू, कई बार चालाकी से, कई बार बहला फुसला के, ठीक है, अलग अलग तरीके से उन्होंने क्या किया, अपनी यहाँ पर टेरिटरीज या किंगडम को एक्सटेंड किया। और बैटल ऑफ बक्सर के बाद उन्होंने क्या स्टार्ट कर दिया था, रेजिडेंट्स अपॉइंट कर दिए थे। आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर रेजिडेंट्स वर अपॉइंटेड इन इंडियन स्टेट्स। अब ये कौन होते थे, ये रेजिडेंट्स जो थे ये रूलर के साथ में रहते थे। जैसे जो भी कोई प्रोविंस का रूलर है, अवध का है, बंगाल का है, तो उनके साथ में, और कहीं का है, तो उनके साथ में क्या हो गया, किसको अपॉइंट कर लिया गया, रेजिडेंट्स को अपॉइंट कर लिया गया। और ये कमर्शियल या पॉलिटिकल एजेंट होते थे, और उनका काम क्या होता था कि ब्रिटिशर्स या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी का मैक्सिमम टू मैक्सिमम फायदा करवाना, ये इनका मेन फंक्शन होता था। और धीरे धीरे क्या होने लगा कि ये जो लोग हैं ये साथ बैठते थे, पॉलिटिकल और कमर्शियल एजेंट तो थे, उसके अलावा ये जो रूलर्स थे उनके साथ बैठते थे, उनको हेल्प करते थे। किस लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर किनको चुना जाए, इस तरह से। और इंटरनल जो मैटर्स है इंडियन स्टेट्स के, उनमें ये धीरे धीरे ऑफिशियल करने लगे। इन रेजिडेंट्स के जरिए ब्रिटिशर्स धीरे धीरे इंटरफेयर करने लगे इंटरनल मैटर्स के इंडियन स्टेट्स के। अब जैसे कि कैसे इंटरफेयर करने लगे, इन्होंने स्टार्ट करवाया सब्सिडायरी अलायंस। तो सब्सिडायरी अलायंस जो था उसको सबसे पहले कौन लेकर आए थे, रिचर्ड वेल्सले लेकर आए थे, जो गवर्नर जनरल थे, ठीक है, ये लेकर आए। और इसके तहत क्या होता था इसमें, वो आप ध्यान से सुनिए कि सब्सिडायरी अलायंस के थ्रू जो इंडियन रूलर्स थे उनको अपना इंडिपेंडेंट आर्मी रखने का परमिशन नहीं था। मतलब ब्रिटिशर्स ये कहते थे कि आप लोग, इंडियन रूलर्स को, कि आप लोग अपनी आर्मी मत रखिए, आप लोगों को अगर कोई अटैक होता है तो हमारे जो फोर्सेस हैं वो आपको प्रोटेक्ट करेंगे, बदले में बस आपको क्या करना होगा, हमें पे करना होगा, उनके लिए पैसा वगैरह आपको देना होगा। और अगर आप फेल हो जाते हैं तो आपको अपनी जो टेरिटरी है वो हमें एज अ पेनल्टी प्रोवाइड करनी होगी। फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सब्सिडायरी अलायंस में क्या होता था, जो ब्रिटिशर्स थे, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो इंडियन रूलर्स को ये बोला करती थी कि भाई आपको क्या करना है, अपनी इंडिपेंडेंट, आप अपनी खुद की आर्मी नहीं रख सकते। अगर आप पर कभी कोई दिक्कत आती है, अटैक होता है, तो हमारी आर्मी आपको प्रोटेक्ट करेगी। और ये जो हमारी आर्मी आपको प्रोटेक्ट कर रही है, इसके बदले आपको हमें वेल्थ या पैसे देना होगा, पे करना होगा। अगर आप नहीं पे कर पा रहे हैं तो
ली जाएगी, एनेक्स कर ली जाएगी, कैप्चर कर ली जाएगी ब्रिटिशर्स के थ्रू एज अ पेनल्टी। और जो अवध का जो एरिया था, जो नवाब थे अवध के, उन्होंने भी अपनी हाफ टेरिटरी कंपनी को 1801 में दे दी थी, जब वो पे नहीं कर पाए थे सब्सिडरी ब्रिटिश फोर्सेस के लिए। और हैदराबाद की भी टेरिटरी ऐसे ही चली गई थी इसी सब्सिडरी अलायंस की वजह से, जब वो सोल्जर्स के लिए पे करने, ब्रिटिश सोल्जर्स के लिए पे करने के लिए सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे। इसके बाद हम देखेंगे टीपू सुल्तान के बारे में। So students, this is very famous and important topic like subsidiary alliance। आपको टीपू सुल्तान के बारे में कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा आपको ज्योग्राफिकल लोकेशन समझना पड़ेगा इसमें। दिस पार्ट, ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पर मालाबार कोस्ट है, ये वाला जो पार्ट है ये हैदर अली यहाँ पर रूल करते थे, ठीक है। हैदर अली के बाद उनके बेटे टीपू सुल्तान यहाँ पर थ्रोन पर बैठ जाते हैं, वो रूल करने लगते हैं। अगर बात करें हैदर अली से पहले कौन रूल करता था, तो वुदियार्स करके एक डायनेस्टी थी, ठीक है। वुदियार्स करके एक डायनेस्टी थी, जैसे मुगल डायनेस्टी थी, ओके। तो ऐसे ही वुदियार्स करके एक डायनेस्टी थी, उनके रूलर्स यहाँ पर रूल करते थे हैदर अली से पहले। और हैदर अली किसके फादर थे, टीपू सुल्तान, यानी हैदर अली के बाद किसने रूल किया, टीपू सुल्तान ने। हैदर अली की जो डेथ थी वो कैंसर से हो जाती है, और टीपू सुल्तान जो है ब्रिटिशर से लड़ते वक्त इनकी डेथ हो जाती है। सो लेट्स स्टार्ट। अब मैंने कहा कि कहीं पर तो इंडियन रूलर्स, ब्रिटिशर्स ने डायरेक्ट अटैक करके टेरिटरी को, रूल को एक्सपेंड किया, कहीं पर उन्होंने सिर्फ चालाकी से, पॉलिसीज से। तो यहाँ पर क्या होता है, अटैक की वजह से यहाँ पर उन्होंने, ब्रिटिशर्स जो है सक्सेसफुल हुए थे अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड करने के लिए। जैसे अगर देखा जाए तो यहाँ पर डायरेक्ट अटैक हुआ था जब उनको लगा कि यहाँ पर हमारा फायदा नहीं हो सकता है, वी हैव टू फाइट विद द हैदर अली। तो ये हैदर अली से फाइट होती है। हैदर अली का जो टाइम पीरियड था रूलिंग का, वो 1761 टू 1782 तक होता है। और उनके बाद जो उनके बेटे थे वो रूल करते हैं 1782 से 1799 तक। और उन्होंने देखा था कि हैदर अली, ब्रिटिशर्स जो थे, मैसूर का एक पूरा इलाका जो था, कुछ पार्ट इसमें प्रेजेंट डे महाराष्ट्र का है, कुछ पार्ट ये तेलंगाना वगैरह का, कर्नाटका का, ये मैसूर वाले पार्ट पे रूल कर रहे थे हैदर अली। और ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल रूलर्स थे। और मैसूर जो था ये पूरा कंट्रोल करता था, ये मालाबार कोस्ट वाला एरिया था जहाँ से ब्रिटिशर्स पीपर, काली मिर्ची, कार्डमम, इलायची वगैरह परचेज करते थे। और 1785 में, 82 में रूलर बन गए थे टीपू सुल्तान। 1785 में ये स्टॉप कर देते हैं यहाँ से कि सैंडलवुड का, चंदन का एक्सपोर्ट, पीपर का एक्सपोर्ट और कार्डेमम का एक्सपोर्ट। और जो मर्चेंट्स होते हैं उनको भी टीपू सुल्तान मना कर देते हैं कि आप कंपनी से कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। और इन्होंने अपनी आर्मी को पावरफुल बना लिया होता है, किसकी हेल्प से, फ्रेंच आर्मी की हेल्प से। फ्रेंच आर्मी की हेल्प से कैसे, क्योंकि ब्रिटेन और फ्रांस में वैसे भी लड़ाई चल रही थी एक्सपोर्ट इंपोर्ट से लेकर। वो कह रहे थे हम इंडिया से इंपोर्ट करेंगे, ब्रिटिशर्स कह रहे थे हम करेंगे। तो फ्रेंच आर्मी टीपू सुल्तान की हेल्प कर देती है और ये अपनी आर्मी को काफी स्ट्रांग बना लेते हैं, मॉडर्नाइज बना लेते हैं फ्रेंच आर्मीज की हेल्प से या फ्रांस की हेल्प से। ब्रिटिशर्स इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा गुस्से में थे, दे वर वेरी मच फ्यूरियस। और उन्होंने ये चीज जानते थे अच्छे से कि हैदर अली और टीपू सुल्तान बहुत ही ज्यादा एरोगेंट है, डेंजरस है, खतरा है उनसे, ठीक है। तो उन्होंने क्या सोचा कि इन रूलर्स को खत्म करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो 4 वॉर्स होते हैं ब्रिटिशर्स और टीपू सुल्तान और उनके हैदर अली जो उनके फादर और उनके बीच। तो फर्स्ट होता है 1767 से लेकर 69 तक। उसके बाद 1780 में से लेकर 84 तक होता है। तो इन दोनों लड़ाइयों में जो होते हैं हैदर अली साथ में होते हैं, हैदर अली होते हैं। और 82 में हमने पढ़ा था हैदर अली की डेथ हो जाती है। तो ये जो लड़ाई है ये वाली, ये दोनों ने, फादर और जो सन है, दोनों ने साथ में लड़ी होती है। 82 में तक फादर भी होते हैं साथ में, फिर टीपू सुल्तान थ्रोन हासिल कर लेता है। तो इन दोनों लड़ाइयों में क्या हो जाते हैं, जीत जाते हैं। और जो लास्ट वाली दोनों लड़ाई है 1790 से लेकर 92 और 1799 से
के वाली जो फाइट है जो होती है, बैटल ऑफ श्रीरंगपट्टम के नाम से बहुत फेमस है, उसमें फाइनली जो कंपनी है, जो ब्रिटिशर्स हैं, वो विन कर जाते हैं और मैसूर को क्या कर दिया जाता है इस लड़ाई में, लास्ट वाली लड़ाई में जो मराठास हैं, ठीक है, वो भी किसकी हेल्प कर देते हैं, कंपनी की हेल्प कर देते हैं। जो निजाम ऑफ हैदराबाद है वो भी कंपनी की हेल्प कर देते हैं। किस वजह से? क्योंकि ब्रिटिशर्स या कंपनी उनको प्रॉमिस करते हैं कि हम अगर विन कर लेंगे, विक्ट्री हासिल कर लेंगे, तो कुछ पार्ट मैसूर का आपको मिल जाएगा। तो मैसूर का कुछ पार्ट क्या कर देते हैं ब्रिटिशर्स, विक्ट्री हासिल करने के बाद कुछ निजाम ऑफ हैदराबाद को दे देते हैं, कुछ मराठास को दे देते हैं, और कुछ जो बच जाता है मैसूर का पार्ट वो किसको दे देते हैं, जो पहले से वहां पर रूल कर रहे थे हैदर अली से पहले, रूलर्स ऑफ वुदियार डायनेस्टी, उनको प्रोवाइड कर लिया जाता है। और वहां पर भी क्या इम्पोज कर दिया जाता है, अ सब्सिडरी अलायंस वाज इम्पोज्ड ऑन द स्टेट, यानी आपको प्रोटेक्ट हमारी आर्मी करेगी, अगर आप नहीं पे कर पा रहे हैं उनको तो आपकी टेरिटरी ब्रिटिशर्स के थ्रू एनेक्स कर दिया जाएगा। उसके बाद में आपको एक इमेज दिखाया गया है, उसमें एक सोल्जर है और उस पर टाइगर है, अटैक कर रहा है, तो इसके थ्रू ये सिंबलाइज किया गया है कि ब्रिटिशर्स जो सोल्जर है उस पर टीपू सुल्तान इस टाइगर की तरह अटैक करेगा, ठीक है, ये शो किया गया। अदर देन दिस, जो 1792 का जो अटैक होता है, मराठास और निजाम हेल्प करते हैं किसको, ब्रिटिशर्स को, तो टीपू सुल्तान को एक ट्रीटी, एक संधि साइन करनी पड़ती है और उनको अपने दोनों बच्चों को हॉस्टेज के लिए भेजना पड़ता है, यानी बंदी बना रहे हैं। और ये देखो इमेज में दोनों बेटों को टीपू सुल्तान ब्रिटिशर्स के साथ भेज रहे हैं, तो ये शो कर रहा है क्या कि ब्रिटिशर्स की विक्ट्री, दिस पेंटिंग इज शोइंग विक्ट्री ऑफ ब्रिटिशर्स। So students, what you have to do, you have to revise the topic well and prepare it. Do the question answers provided to you. Once again, I am revising what we have studied today. First thing, हमने देखा कि जो कंपनी ऑफिशियल्स थे वो यहाँ पर नवाब्स की तरह लाइफ अपनी जीने लगे, लग्जीरियस लाइफ जीने लगे और धीरे धीरे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा वेल्थ अटेन कर ली और बहुत उन्होंने करप्शन किया है यहाँ पर, जैसे कि रॉबर्ट क्लिव। बाद में उनके ऊपर केस चलता है ब्रिटेन में और वो सुसाइड कर लेते हैं। सारे के सारे नवाब्स जो थे, सारे के सारे जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे वो करप्ट नहीं थे। Some have attained normal wealth and they again went to Britain. कुछ ऐसे थे जिन्होंने क्या किया, आते ही उनकी डेथ हो गई, कुछ ने बहुत ज़्यादा पैसा अटेन किया और उनकी कुछ की डेथ हो गई, ये हमने देखा। उनका फंड भी बनाया जाता जब वो वापस ब्रिटेन जाते थे कि ये देखो नवाब्स आ गए। नवाब्स इज द इंग्लिशाइज्ड या इंग्लिश वर्जन ऑफ द नवाब्स, क्योंकि वो बोल नहीं पाते थे इसलिए। नेक्स्ट थिंग इज कंपनी रूल एक्सपेंड। कंपनी रूल कैसे एक्सपेंड करती है, तो 3-4 वेज के थ्रू कंपनी अपना रूल एक्सपेंड करती है। कई बार तो डिप्लोमेट्स के थ्रू, मतलब चालाकी से, बहला फुसला के, कई बार डायरेक्ट अटैक करके, कई बार पॉलिसी स्टार्ट करके, जैसे पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलायंस स्टार्ट की या पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटेसी स्टार्ट की जो आप आगे पढ़ोगे, या फिर पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स स्टार्ट की। तो इन पॉलिसीज के थ्रू, डायरेक्ट अटैक के थ्रू और कई बार बातचीत के थ्रू क्या किया ब्रिटिशर्स में अपना रूल यहाँ पर एक्सपेंड, वो धीरे धीरे करने लगे। अदर देन दिस, जो काफ़ी उन्होंने 1757 से लेकर 1857 तक उन्होंने बहुत ज़्यादा रूल एक्सपेंड किया। फिर हमने पढ़ा किसके बारे में, टीपू सुल्तान के बारे में। ही वॉज वेरी वेरी फेमस एंड ब्रेव रूलर इन द इंडियन हिस्ट्री। तो ये इंडिया के सदर्न पार्ट पर मैसूर के रूलर थे, इनसे पहले इनके फादर थे, उनसे पहले वुदियार डायनेस्टी रूल कर रही थी। तो 4 मेजर बैटल्स टुक प्लेस हुए, जिसमें फर्स्ट 2 में इन्होंने काफ़ी अच्छे से ब्रिटिशर्स को हराया और लास्ट 2 में क्या हो जाता है, ब्रिटिशर्स से इनको हारना पड़ जाता है। तो रिवाइज द टॉपिक स्टूडेंट्स वेल एंड डू द क्वेश्चन आंसर्स बेस्ड ऑन दिस, ओके। एंड बिफोर doing the homework daily you should listen the complete video। पूरा वीडियो आपको देखना है, उसके बाद ही आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन आंसर्स आपको मिला है, होमवर्क आपको मिला है, वो आपको अपनी नोटबुक में, फेयर नोटबुक में क्लियर हैंडराइटिंग के साथ में लिखना है। सम ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो सीधा क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं, वीडियो को ओपन तक नहीं करते हैं। तो इट इज माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू ऑल पीपल, सी द वीडियो प्रॉपरली, कंप्लीट वीडियो। अगर आपको जरूरत लग रही है रिपीट इट, दोबारा उसको देख लीजिए, लेकिन बिना टॉपिक को समझे क्वेश्चन आंसर्स मत कीजिए। होपफुली टुमारो वी विल कंप्लीट द लेसन। अगर नहीं होगा टुमारो तो नेक्स्ट क्लास तक कंटिन्यू होगा, ओके।
So revise the topic well, listen the video attentively, and after listening only do the question answers.